नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे सिलसिलेवार खबरों की। सबसे पहले आपको बता दें, आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की आधारशिला रखने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह कानपुर रोड पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही डीआरडीओ लैब का भी शिलान्यास रक्षा मंत्री करने वाले हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। ब्रह्मोस यूनिट के लिए सरकार ने मात्र ₹1 की लीज पर 80 हेक्टेयर से अधिक जमीन उपलब्ध कराई है। इसके अलावा अमौसी एयरपोर्ट से ठीक बगल में डीआरडीओ लैब का भी शिलान्यास होना है। डीआरडीओ इन दोनों प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रहा है। जाहिर है, इससे भारत की सैन्य क्षमताओं में इजाफा होगा ही, साथ ही उद्यमियों को भी नए अवसर मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर उद्यमियों को भी इससे काफी सहायता मिलेगी, साथ ही सैन्य रक्षा में भी इजाफा इससे होने जा रहा है। और क्या कुछ खास होगा रक्षा मंत्री के इस दौरे को लेकर, जानकारी ले लेते हैं। रुक करेंगे हमारे सहयोगी लखनऊ से अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब यहां पहुंचेंगे तो एक ऐतिहासिक पल आज बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसके साक्षी होंगे। कब तक पहुंचेंगे, और साथ ही आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि सैन्य शक्ति में किस तरह से इजाफा होगा इस ब्रह्मोस के द्वारा। बिल्कुल, आपको बता दें, सामरिक क्षेत्र में भारत को और ताकतवर बनाने के लिए आज लखनऊ एक बड़ा योगदान देने जा रहा है। आज लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर रोड पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास करेंगे और यह शिलान्यास पूरा 11:30 बजे स्टार्ट होगा और लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ सीएम योगी और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भी इस पल के साक्षी होंगे। जिस तरीके से लखनऊ में इस यूनिट का आज शिलान्यास होगा, इस यूनिट का लखनऊ में शिलान्यास होने से अब देश दुनिया के दुश्मनों को जो लखनऊ से बनी मिसाइलें होंगी उनके द्वारा उन पर दागा जाएगा। कहीं न कहीं यह लखनऊ के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है और यह गौरवपूर्ण पल है। जी बिल्कुल अभिषेक, ऐतिहासिक कदम भी बनने जा रहा है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि रक्षा मंत्री के दौरे का क्या कुछ शेड्यूल होने वाला है। जिस तरह से आपने बताया कि 11:30 बजे करीब इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लगभग 1 घंटे तक इस पूरे कार्यक्रम की जो समय सीमा है वो निर्धारित की गई है। इसके बाद क्या कुछ और बैठकों का दौर भी होगा या फिर रक्षा मंत्री वापस रवाना हो जाएंगे? जी, अभी तक जो कि प्रोटोकॉल जारी किया गया उसमें 11:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री व स्थानीय सांसद विधायक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहां पर कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे और कार्यक्रम जो उसके कहीं न कहीं भाग लेंगे। इसके बाद जो उनके कार्यक्रम प्रस्तावित है रक्षा मंत्री के या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, अन्य उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में अन्य जगहों पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके बाद ठीक 12:30 बजे लोग कार्यक्रम से निकल के जो उनके अन्य कार्यक्रम जनपदों में प्रस्तावित है उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आज लखनऊ के कानपुर रोड पर अमौसी एयरपोर्ट के पास इसका शिलान्यास होने जा रहा है, कहीं न कहीं वह एक ऐतिहासिक पल है और लखनऊ के लिए गौरवपूर्ण पल है कि लखनऊ की बनी मिसाइलें अब देश दुनिया में प्रयोग की जाएंगी। जो दुश्मन है उन पर ये कहीं न कहीं दागी जाएंगी। जी निश्चित तौर पर कहीं गौरवान्वित करने वाला विषय लखनऊ के लिए भी हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए। वहीं आज से अमित शाह का मिशन यूपी शुरू होने जा रहा है। अगले 6 दिनों में 10 जिलों का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। आज कासगंज और जालौन के दौरे पर आएंगे अमित शाह। 28 दिसंबर को हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। 30 दिसंबर को मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव जाएंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कासगंज और जालौन के दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा यूपी में हो रहा है। आगामी समय में जिस तरह से चुनाव है, इसके तहत एक बड़ी रणनीति बीजेपी बना रही है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी जालौन संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिव्यांश कुमार। दिव्यांश, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि काफी बड़ा दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का होने जा रहा है। क्या कुछ इस पूरे दौरे का शेड्यूल होगा और किन मायनों में हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री का यह दौरा खास होने जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, जन विश्वास यात्रा को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह का जालौन आएंगे, जिसमें वह जालौन के मुख्यालय उरई के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 घंटे 15 मिनट का यह पूरा कार्यक्रम है। इनके द्वारा जन विश्वास यात्रा को कानपुर की ओर रवाना किया जाएगा। बेरोजगारी और पलायन के लिए मशहूर बुंदेलखंड में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को एक प्रचंड बहुमत मिला था। यहाँ की 19 विधानसभा सीटों पर कमल खिला था, लेकिन इस बार बीजेपी पार्टी की जीत का
रहा आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी को बेरोजगारी, महंगाई और किसान आंदोलन की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। दिव्यांशु, वहीं अगर हम बात करें इस दौरे को लेकर, तो दौरे में और कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेता होंगे या हम कह सकते हैं बड़े नाम होंगे जो अमित शाह के साथ इन 6 दिनों में नजर आने वाले हैं? मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह और भी काफी बड़े दिग्गज नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं माना जाए तो इन बड़े नेताओं के साथ, बड़े चेहरों के साथ एक बड़ा कैंपेन हम कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह का यूपी में होने जा रहा है और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। बहुत शुक्रिया दिव्यांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली कराई गई भूमि पर गरीबों को आशियाने का तोहफा देने आज संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। सीएम इस भूमि पर पूजन कर पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले फ्लैट्स का भी शिलान्यास करेंगे। ये आवास पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। 458 लाख रुपए की लागत से कुल 76 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर अब गरीबों के घर बनने जा रहे हैं। सीएम के इस दौरे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ ही अन्य बीजेपी के विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रयागराज से आनंद राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कहीं ना कहीं कहा जाए तो गरीबों को आज आशियाने का तोहफा मिलने जा रहा है, क्या कुछ तैयारी है इसे लेकर और साथ ही किस तरह से गरीब इससे लाभान्वित हो सकेंगे? देखिए, प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे में बहुत ढेर सारी जमीनें थी जो सरकारी जमीन थी। अब उन जमीनों से सरकार ने कब्जा हटाया है, क्योंकि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भूमाफिया और बाहुबलियों के खात्मे का। उस ड्रीम प्रोजेक्ट के पहले चरण एक अच्छी शुरुआत प्रयागराज से होने जा रही है, जहां पे आम आदमी के सपना यानी आशियाना बनाने की तैयारी है, जो प्रयागराज के लूकरगंज में है। इस वक्त जहां पर खड़े हैं हम, यहाँ पे तैयारियां तकरीबन पूरी हो गई है। तकरीबन 2 बजे तक सीएम को आ जाना है और यहीं पर उनको भूमि पूजन करना है। ये सभा स्थल पूरी जगह बनाई गई है, सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद है जो कामकाज कर रहे हैं। और यहाँ पर आज एक जो आम आदमी का आशियाना है वो पूरी तरीके से तैयार होने की जो असली अंतिम रूप है वो सीएम योगी आदित्यनाथ देने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, ये वो जमीन है जिस पर कभी बाहुबली अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था। ऐसे में चुनाव से पहले इस प्रकार का शिलान्यास कहीं न कहीं एक चुनावी स्टंट भी कहा जा सकता है। हालांकि ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि बाहुबली की उस जमीन पर आम आदमी का आशियाना बनेगा जिसपे कभी बाहुबली अतीक अहमद का कब्जा होता था। जी बिल्कुल आनंद, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साफ भी कह चुके हैं कि बाहुबलियों को बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया जाएगा और इसी की बानगी आज यहां पर देखने को मिलेगी। इस जमीन पर जहां पर इस वक्त आप खड़े, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है, कभी यहां पर माफिया का कब्जा था, लेकिन प्रशासन ने इस जमीन को मुक्त कराया और अब गरीबों को ये सौंपने जा रहे हैं। इसके साथ ही यदि हम बात करें प्रयागराज में, लखनऊ में, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर भी प्रशासन ने जमीन मुक्त कराई है, क्या आगे भी सरकार की इस तरह की योजना है कि जितने भी जिनके पास आवास नहीं है, कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए आगे भी इसे सतत रूप से चलाया जाए? क्या इसके लिए भी कोई और बड़ी रूपरेखा तैयार की जा रही है? जी देखिए, इससे पहले योगी सरकार ने पहले घोषणा की थी, वो भी प्रयागराज की धरती से की थी, कि जो भी बाहुबली के कब्जों से जमीन छुड़ाई जाएगी या भूमाफियाओं के कब्जे से जमीन छुड़ाएगी, उस पे आम आदमी के आशियाने बनाए जाएंगे। साथ ही उन जरूरतमंद लोगों के लिए आशियाने बनाएंगे जिनको अपना घर नहीं है, उनका अपना घर का सपना पूरा किया जाएगा। तो उसकी पहल प्रयागराज से शुरू की गई है और अब सीएम अंतिम रूप दे रहे हैं। चुनाव से पहले इस प्रकार का गिफ्ट आम आदमी को कहीं न कहीं चुनावी फायदा जरूर देगा। जी बिल्कुल, भले इसे चुनाव से जोड़कर भी पार्टियां दिख रही हैं, हम कह सकते हैं विपक्ष भी देख रहा है, लेकिन इन सब के इतर यदि हम इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम में और क्या खास होने वाला है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, साथ ही क्या क्षेत्रीय स्तर के जो तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे? और आज जब यहाँ पर इसका भूमि पूजन होगा तो कब तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक पक्का घर गरीबों को मिल जाएगा? देखिए, सरकार की जो योजना है, तकरीबन 2 साल के अंदर ये पूरी योजना को कंप्लीट किए जाना है और तकरीबन 6.5 लाख का एक फ्लैट है जो कि 4 फ्लोर का बनना है। उस फ्लैट को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। इस वक्त लूकरगंज इलाका है जो शहर पश्चिमी प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट में शहर पश्चिमी की विधान सीट कही जाती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के यूपी कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह का कब्जा है और उन्हीं के क्षेत्र में ये पूरा मकान बन रहा है। ऐसे में इनके साथ आज
जो अपने प्रयागराज के बड़े नेता हैं, सांसद, विधायक, साथ ही कई केंद्रीय मंत्री, साथ ही उप डिप्टी सीएम भी रहने वाले हैं। ऐसे में जो तैयारियों की बात करें तो पूरी है। ऐसी जमीन, ऐसी जो जमीनें पे भूमाफिया और आपको बाहुबलियों से छुड़ाए गए, उन सब पे अब आम आदमी के आसियाना यानी कुछ ना कुछ बनाने की तैयारी है योगी सरकार की। जी बिल्कुल आनंद, और कहीं ना कहीं सरकार इसके साथ ही संदेश भी देना चाहती है कि बाहुबलियों के कब्जे में किसी की भी जमीन नहीं रहने दी जाएगी और इसी तरह से मुक्त कराकर गरीबों का आशियाना वहां पर बसाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आनंद, आपका हमसे जुड़कर तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राजधानी में गुंडमा के पहाड़पुर और कल्याणपुर मोहल्ले में तेंदुआ घुस आया। तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी में पहाड़पुर क्षेत्र में कैद हो गई। देर शाम को फिर तेंदुआ पास में ही कल्याणपुर इलाके में दिखा। इस दौरान भीड़ देखकर भड़क गया और लोगों पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इलाके में पुलिस और वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी है। वन विभाग के कुकरैल प्रभाग के अधिकारी इलाके में कैंप की तलाश कर रहे हैं और कहीं पुलिस टीम लोगों को घरों में रहने की लगातार अपील कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। चुनाव को लेकर भाजपा अध्यक्ष यहां मंथन करने जा रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा की बैठक होगी। चुनाव प्रबंधन समिति के साथ भी जेपी नड्डा बैठक करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। चुनाव प्रबंधन समितियों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा की बड़ी बैठक आज चुनाव को लेकर होने जा रही है। चुनाव को लेकर भाजपा अध्यक्ष आज मंथन करने जा रहे हैं। और इस दौरे को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देहरादून से अजीत कांबोज जुड़ चुके हैं। अजीत, निश्चित तौर पर हम लगातार देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें या फिर हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का दौरा लगातार जारी है। उत्तराखंड के लिहाज से कितना अहम जेपी नड्डा का यह दौरा साबित हो सकता है? बताया जा रहा है कि आज संगठन के साथ तो बैठक है ही, साथ ही चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक लेने जा रहे हैं। कब तक पहुंचेंगे देहरादून? बिल्कुल अमित, ये महत्वपूर्ण दौरा है उत्तराखंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और लगातार ये तीसरा दौरा है चुनावी दृष्टिकोण से। और अभी थोड़ी देर बाद लगभग 11 बजे का समय है जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचने का। और 12 बजे के करीब वो राजधानी देहरादून स्थित एक निजी होटल में पहुंचेंगे, जहां पर शाम वो 5 बजे तक रहने वाले हैं। और लगभग 2 सत्रों में वो गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभा सीटों की समीक्षा करेंगे, जिला प्रभारियों से बातचीत करेंगे। तमाम जो विधानसभा स्तर के जो नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं भाजपा संगठन के, उनके साथ समीक्षा की जाएगी आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभा सीटों में। तो तमाम उन पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। 2 सत्रों में बैठक का आयोजन रखा गया है, 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर 2 से 3 बजे का लंच ब्रेक है और 3 बजे से 5 बजे तक। तो इन 4 घंटों में 41 विधानसभा सीटों पर मंथन होगा। गढ़वाल मंडल की किन सीटों को लेकर क्या कुछ हो सकता है, कहां पर भाजपा कमजोर है या कहां पर भाजपा को और मेहनत करने की जरूरत है, तो तमाम पहलुओं पर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष समीक्षा करेंगे और चुनावी तैयारियों का जायजा भी लेंगे। जी अजीत, अभी तक की जो भी तैयारी देखी जा रही है उत्तराखंड में बीजेपी की, क्या ये माना जाए कि पार्टी के जो अपर प्रभारी हैं वो उसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, या फिर ये भी कहा जाए कि कहीं ना कहीं कोई कमी अब भी रह गई है और यही वजह है कि इस कमी को दूर करने के लिए तीसरी बार दौरे पर पहुंच रहे जेपी नड्डा? बिल्कुल, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए तो जितने भी राज्यों में अभी चुनाव हैं, उन राज्यों का लगातार वो दौरा कर रहे हैं और यूपी उत्तराखंड पर खासतौर पर उनका फोकस है। यहाँ पर वर्तमान में भाजपा की सरकारें हैं और दोनों ही सरकारों को रिपीट कैसे करना है, इसको लेकर तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं। अब से कुछ ही समय बाद यहाँ पर चुनावी आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, तो उससे पहले किस तरह से सरकार का फायदा लिया जा सकता है या संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, तो इन तमाम पहलुओं की समीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। आज का जो दिन नियत किया गया है वो गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभा सीटों को लेकर किया गया है। इन 41 विधानसभा सीटों में कहां पर भाजपा कमजोर पड़ रही है, कहां पर किस तरह की और मेहनत करने की जरूरत है, तो तमाम इन पहलुओं पर यहाँ पर समीक्षा होगी। और जो पदाधिकारी तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा संगठन की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, वो किस तरह से और मेहनत करके भाजपा को और मजबूत कर सकते हैं, तो तमाम पहलुओं पर समीक्षा होनी है। चुनावी रणनीति कैसी होगी, इसको लेकर चर्चा होगी
संगठन और सरकार के मुखिया इस बैठक में मौजूद रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। तो तमाम जो जानकारियां हैं वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष से साझा करेंगे। तो उम्मीद यही है कि जब ये 4 घंटे की मेहनत होगी, बैठक होगी, तो उसके बाद काफी कुछ निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं गढ़वाल मंडल की जो 41 विधानसभा सीटें हैं, इन्हें भी फतह करने में कोई कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। आगे भी इस दौरे को लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अजीत, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। उत्तराखंड बीजेपी में अब सब कुछ ठीक हो चला है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के मंत्री पद से इस्तीफे की धमकी के बाद से डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार और भाजपा संगठन को आखिरकार 24 घंटे बाद हरक को मनाने में कामयाबी मिल ही गई। बीती रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरक सिंह रावत ने डिनर भी किया। डिनर की टेबल पर कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा फैसला हो गया, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज की पहली किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के लिए रकम 25 करोड़ का ऐलान होते ही इस्तीफे की धमकी देने वाले हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना छोटा भाई बता दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हमेशा जिस तरह हमेशा उन्होंने साथ किया है, चाहे मेरा बुरा वक्त, जब भी मेरा बुरा वक्त रहा है, एक भाई के नाते, चाहे मैं कांग्रेस में था, चाहे मैं भाजपा में था, हमेशा एक छोटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है। मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकता हूं, और इसलिए उनका एहसान है मेरे ऊपर। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाए, मेरे दिल से उस धारी मां से, सिद्धौली बाबा से यही कामना है। उत्तराखंड कांग्रेस में भी मचा घमासान अब थम सा गया है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान और उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत के बाद सब कुछ ठीक ठाक लगने लगा है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मीटिंग खत्म करने के बाद उत्तराखंड पहुंचे हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में जोरदार स्वागत किया। हरीश रावत ने कहा कि सब मिलजुल कर चलेंगे, 2022 के चुनाव में जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मिलजुल करके चलेंगे और भाजपा को परास्त करेंगे, जनता का आशीर्वाद ग्रहण करके उत्तराखंड में सरकार बनाने का यत्न करेंगे। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे के बीच अब 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलने जा रही है। पीएम मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसका ऐलान किया। इसी के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा की गंभीर बीमारी वालों को बूस्टर डोज देने का भी ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। अब देश में 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेज जा रहे बच्चों और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। इसके साथ ही साथ 60 साल से ज्यादा की उम्र के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिक, यानी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रिकॉशन डोज का विकल्प मौजूद होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज की शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। 60 साल से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।